रोज़न माउंट के सारे लोग पहाड़ों के बीच की जगह पर जमा हैं और उनकी नज़रें उस जगह पर जमी हुई हैं जहां आज एक लड़की की बलि दी जानी है। उस जगह रोज़न माउंट के मुखिया के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और वो जल्लाद भी मौजूद हैं जिसके हाथों उस लड़की को सजा दी जाने वाली है। जल्लाद के हाथों में पकड़े खून से सने कुल्हाड़े को देखकर सब दहशत में हैं। इतने में चीखों की आवाज़ गूंजी तो सबका ध्यान भटककर उसी चीखों की तरफ चला गया। ये चीखें रूबी की थी जिसके हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सिपाही उसे कोड़े मारते हुए खींचते हुए लेकर आ रहे हैं जिससे रूबी दर्द से चीख रही थी। रूबी बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां उसका सिर कलम किया जाना था। इस लड़की ने गहने चोरी का अपराध किया है जिसकी सजा मौत है, मुखिया ने कहा। ये झूठ बोल रहा है, यह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, रूबी ने कहा। सज़ा मुझे ना देकर सज़ा तो मुखिया को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने अपने मुखिया होने की आड़ में अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। हमारी गरीबी को अपने गंदे इरादों के तराजू में तोला। यह एक नीच और झूठा आदमी है। मैंने जब इनकार किया तो इसने मेरे ऊपर गहने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम सब बस्ती वालों के लिए बेहतर यही है कि अपना ये फैसला बदल लें। यदि मुझे सज़ा दी गई तो इसकी सज़ा पूरा गांव भुगतेगा, रूबी ने चीखते हुए कहा। मुखिया ने यह सब सुनकर गुस्से में जल्लाद से कहा, काट दो इसका सर। रूबी को तख्ते पर लेटाया गया और जल्लाद के एक बार से ही रूबी की गर्दन काट दी। उसका धड़ तख्ते पर फटकता रह गया। चारों ओर सन्नाटा हो गया कि तभी अचानक से चारों ओर नारकीय अंधेरा छा गया और रोने की भयावह आवाज़ गूंजने लगी। वहां खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सब समझ चुके थे कि रूबी सच में बेगुनाह थी और मुखिया ही नीच इंसान है, लेकिन वहां की जनता ने अपना मुंह खोलने की कोशिश नहीं की और यहीं से शुरू हुआ उस गांव के लोगों के लिए परेशानियां। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रूबी के परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप के साथ साथ एक छोटा भाई भी था। उसके पिता ने अपनी ही बेटी के सर और धड़ को एक बोरी में उठाया और कब्रिस्तान न ले जाकर सीधे अपने घर आ गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो बेहद डरावना था। गरीबी में जीवन काटने के बाद भी उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और ना ही अपने बच्चों को कुछ गलत सिखाया, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी अच्छाई ही उनका जीवन नर्क बना देगी। रूबी की माँ, जिसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसने कुछ ऐसा निश्चय किया जो कि रूह कपा देने वाला था। 2 साल ठीक ठाक बीते। रूबी की बलिदेही पर कत्ल करने वाली घटना लगभग सब भूल चुके थे और वो पुराना मुखिया जिसने ये सब करवाया था वो भी मुखिया पद से हट चुका था। गांव के नए मुखिया और पंचायत ने सलाह मशविरा करके बलि बेदी की जगह को ख़त्म कर वहां एक चर्च बनवा दिया। आज उस गांव के लोग सब उस चर्च में इकट्ठे हुए थे क्योंकि आज उस चर्च का पहला दिन था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। फादर अभी अपनी प्रार्थना शुरू ही करने वाले थे कि तभी शुरू की कतार में बैठी महिला की चीखने की आवाज़ आई। उसकी चीख से पूरे हॉल में खौफ की लहर दौड़ गई थी। सब लोग उस महिला की तरफ देख रहे थे। वो दृश्य देखने के बाद सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस महिला के पूरे शरीर पर छेद हो गए थे। उनमें से खून निकल रहा था और एक समय उसके शरीर का सारा खून निकलकर उस चर्च में फैल गया और वो महिला ज़मीन पर गिर गई। ये देख वहाँ अफरा तफरी मच गई और इस अफरा तफरी में फादर भी गिर गए और जख्मी हो गए। उस चर्च में अब शैतानी हंसी गूंज रही थी। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी से लोग इकट्ठे हुए, अब वो जगह वीरान हो गई थी। जब कुछ देर बाद फादर को होश आया तो देखा पूरा चर्च एक भयानकता में तब्दील था। वहाँ पर न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थीं। वो उन मासूमों को आंखों में आंसू लिए हुए देख रहे थे। तभी उनकी निगाह उसी औरत की तरफ चली गई तो एक बार फिर वो डर के मारे बेहोश हो गए, क्योंकि उस औरत के पूरे शरीर पर अब कीड़े चल रहे थे और उसकी आंखें खौफ से बाहर को आ गई थीं। उसका खून जमीन पर जम गया था। ये उसी पुराने मुखिया की बीवी थी जिसने रूबी की बलि दी थी। जब यह बात रूबी के माता पिता को पता चली तो वो उनको खुशी हुई, क्योंकि उनकी भी औलाद को ऐसे ही मारा था। तब किसी भी गाँव वाले के सीने पे सांप नहीं लौटा, लेकिन आज जब उनके बच्चे ख़त्म हुए तब उनके सीने पर सांप लौट रहा था। अब सबने उस चर्च में जाना बंद कर दिया। पहले ही दिन चर्च बंद हो गया। उधर पुराने मुखिया के घर मातम हो रखा था।
सब मुखिया को सांत्वना दे रहे थे और शाम को मुखिया की बीवी को ईसाई प्रथा से ताबूत के साथ दफनाया गया। वो रात सबके लिए बेहद दुख की रात थी और तबाही की भी। चारों तरफ बेहद तेज तूफान आया था उस दिन, जिसमें गांव के काफ़ी लोग जख्मी हुए। फिर उस दिन के बाद गांव के लोगों को चैन से रहना नसीब नहीं हुआ और गांव के लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। रूबी के माँ बाप जानते थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो उस गांव में ही रहे। वो रात पुराने मुखिया की आखिरी रात थी उस गांव में। काफ़ी ठंड थी उस दिन। गांव में 3 या 4 ही परिवार बचे थे। पूरे गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने मुखिया के घर में तो वैसे भी उसकी बीवी के ख़त्म होने का शोक मनाया जा रहा था। पुराना मुखिया अपने कमरे में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ कसमसा रहा था कि दरवाजे पर किसी ने तेजाई से दस्तक दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो अभी भी अपने बेड से लेटे लेटे ये देख रहा था कि तभी अचानक से दरवाज़ा बहुत तेजाई से खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो मुखिया डर गया कि तभी उसे किसी के कुछ काटने की आवाज़ आई। वो अपने बिस्तर पर से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने जैसे ही खिड़की खोलकर बाहर देखा तो एक जल्लाद हाथ में कुल्हाड़ा लेकर किसी लड़की की गर्दन एक बार में काट देता है और वो कटी गर्दन उठाकर सीधे उस खिड़की की ओर फेंकता है। ये देख मुखिया की रूह कांप जाती है। वो एकदम से खिड़की बंद कर लेता है, लेकिन वो गर्दन बड़ी तेजाई से शीशे की खिड़की से टकराकर शीशे को तोड़ देती है और कमरे में पड़े बेड के दूसरी तरफ जाकर गिरती है। मुखिया बेहद भयभीत हो जाता है। वो देखता है कि पर्दा हिलता है और पर्दे के पीछे किसी के पैर देखता है। वो सहमता हुआ उस पर्दे को हटाता है और उसका दिमाग फटने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वहाँ खून से लथपथ और बहुत सारे सुई चुभी हुई एक लाश खड़ी होती है, लेकिन उसका सिर नहीं होता। वो एक कर्कश चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन ये क्या, दरवाजे पर एक कटा सिर लटका हुआ होता है और जैसे ही वो कटा सिर पलटकर मुखिया को देखता है तब मुखिया सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि वो सिर और धड़ रूबी का होता है, जिसे मुखिया के कहने पर ही काटा गया था। मुखिया समझ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। मुखिया को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो और वो था रूबी का धड़ कि तभी दरवाज़ा काफ़ी चरमराहट के साथ खुलता है। मुखिया को लगा शायद कोई आ गया है जो उसे बचा ले, लेकिन जब वो देखता है तो वो भयानक जल्लाद होता है जो अपने हाथ में एक चमकदार कुल्हाड़ा लेकर आया था। उस धड़ ने मुखिया को ज़मीन पर गिरा दिया। जल्लाद ने उसकी गर्दन का निशाना लगाकर एक ही बार में मुखिया के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। उसकी खून की एक पिचकारी सामने की दीवार पर गई और पूरी दीवार को रंग दिया मुखिया के खून से। उसका धड़ कुछ देर फड़कता रहा और फिर शांत हो गया और रात में फिर वैसा ही सन्नाटा पसर गया। सुबह जब मुखिया के बच्चों ने उसके कमरे में आकर देखा तो वहाँ पर बेहद दुर्गंध निकल रही थी और जब कमरे का हाल देखा तो वो बेहद डर गए। आनंद फानन से जब फादर को और पुलिस को बुलाया तो देखा पूरा कमरा खून से सना हुआ था। मुखिया का धड़ बेड पर पड़ा हुआ था और उसका सिर जमीन पर पड़ा हुआ था और दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रूबी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।